डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है। इसके बारे में हमारी लॉ क्या कहती है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक नाम देते थे जो नाम था एडल्ट्री। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 14, 15 एंड 21 को वायलेट करता था। लेकिन अभी भी हम इसको एक सिविल रॉन्ग की तरह ट्रीट करते हैं बिकॉज ये डाइवोर्स का एक ग्राउंड भी है और देखा जाए तो एक कारण भी है डाइवोर्स का कपल्स के बीच। बहुत सारे ऐसे केसेस मेरे सामने भी आए हैं जिसमें कि वाइफ या हस्बैंड कोई भी ऐसे एडल्ट्री के केसेस में है, लेकिन आज भी वो मेंटेनेंस पे कर रहे हैं। हस्बैंड था, वो होटल बिल्स लेके आया, वाइफ के फोन की ऐप की हिस्ट्री लेके आया, होटल रूम्स उसने बुक किए थे, उनकी कुछ चैट्स लेके आया जिनमें वो रोमांटिक बातें कर रहे थे एंड रिगार्डिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स आल्सो। उस बेसिस ने कोर्ट पे उनको मेंटेनेंस के लिए डिनाई किया है। डॉरी के केसेस में ऐसा भी होता है कि इंस्टेंट उनको उनके पूरे परिवार वालों को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जेल में भेज दिया जाता है। लास्ट ईयर एनसीआरबी का डाटा भी आया था जिसमें जो कन्विक्शन रेट था, जो मतलब क्राइम प्रूव हुआ था हस्बैंड एंड रिलेटिव्स के अगेंस्ट, दैट वाज ओनली 15% ऑफ ओवरऑल केसेस। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि एक आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक वाइफ्स ने बना ली है और एक्सटॉर्शन करने के लिए, हस्बैंड पर प्रेशर बनाने के लिए पूरी फैमिली को ड्रैग कर दिया जाता है। जितने भी मेट्रो सिटीज़ है, इसमें जो रेप केसेस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो एफआईआर तक पहुंच पाते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो एफआईआर तक नहीं भी पहुंच पाते। फिर अगर किसी के साथ भगवान न करे आगे कभी होता है तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है विजनरी वॉइस बॉक्स के एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। मैं राहुल चंद्रवंशी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। तो आज का जो टॉपिक है, आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में, और उसके अराउंड बहुत सारे जो मिथ हैं उनको बर्स्ट करने के लिए हमारे बीच में जो गेस्ट है उनका नाम है एडवोकेट साहिल राणा। तो आइए स्वागत करते हैं साहिल जी का। साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय निकाला हमारे लिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आज फिर बात करने वाले हैं हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। एक पॉडकास्ट हम इससे पहले भी कर चुके हैं इसके ऊपर, जो कि बहुत ही बढ़िया गया था। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर और भी बात की जाए और भी राय ली जाए, और डिफरेंट एडवोकेट की। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गैर कानूनी तो नहीं है अब, जी सर। लेकिन आज भी डिवोर्स का सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए हिंदुस्तान के अंदर तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है। इसके बारे में हमारी लॉ क्या कहती है, और आपकी एक्सपर्टीज़ के माध्यम से लोग को तक कौन कौन सी जानकारी जो आपको लगता है कि पहुंचनी चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले तो हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को एक नाम देते थे जो नाम था एडल्ट्री, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ करता था 2018 तक। 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट थी, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया क्योंकि ये हमारे आर्टिकल 14, 15 एंड 21 को वायलेट करता था। लेकिन अभी भी हम इसको एक सिविल रॉन्ग की तरह ट्रीट करते हैं बिकॉज ये डाइवोर्स का एक ग्राउंड भी है और देखा जाए तो एक कारण भी है डाइवोर्स का कपल्स के बीच। देखिए, अभी एक क्रिमिनल ऑफेंस तो नहीं रहा है, बट ये एक सिविल रॉन्ग है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा जो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, उसमें हम देखेंगे तो जैसे एचएमए की बात कर लेते हैं, उसमें जो हमारा सेक्शन 13 हमें बताता है कि डाइवोर्स के क्या क्या ग्राउंड्स हमारे पास होते हैं। उसमें से एक ग्राउंड आता है एडल्ट्री, जिसमें दूसरा जो हमारा स्पाउस है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ फिजिकली इंगेज्ड है, तो वो एक डाइवोर्स का कारण है, जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो इन केसेस वाइफ अगर एडल्ट्री में रह रही है तो दे आर बार्ड फ्रॉम मेंटेनेंस। 2025 की एक लैंडमार्क जजमेंट थी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की, जिसमें हस्बैंड ने डाइवोर्स फाइल किया ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री, और उसको डाइवोर्स कोर्ट ने ग्रांट भी किया। तो उसके बाद जब वाइफ ने पिटीशन फाइल की मेंटेनेंस के लिए अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC एंड विच इज़ नाउ 144 ऑफ BNSS, तो उसमें वाइफ को कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया दैट शी इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस बिकॉज वो एडल्ट्री में रह रही थी। तो सबसे बड़ा रीज़न जो इसका है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है, जिसकी वजह से कपल्स के रिलेशन ख़राब होते जा रहे हैं और जिसका इम्पैक्ट हम कहीं ना कहीं देखा जाए तो बच्चों पर भी पड़ता है। राइट। जैसा कि अभी आपने बताया कि छत्तीसगढ़ कोर्ट ने एक ऐसी जजमेंट पास की है जिसमें कि वाइफ एडल्ट्री में थी, जिसकी वजह से उनको मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ी। जी सर। लेकिन ऐसा मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया है, बहुत सारे ऐसे केसेस को मेरे सामने भी आए हैं जिसमें कि वाइफ या हस्बैंड कोई भी ऐसे एडल्ट्री के केसेस में है, लेकिन आज भी वो मेंटेनेंस पे कर रहे हैं। सर देखिए, एडल्ट्री को प्रूव करना इतना इजी है नहीं,
क्योंकि एडल्ट्री प्रूव करने के लिए इनफैक्ट कोर्ट भी ये कहता है कि एडल्ट्री प्रूव करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक एविडेंस लेके आने पड़ेंगे, बट वो सर्कमस्टांशियल हो सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है, एक वीडियो तो कोई लेके आ नहीं सकता। बट जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें जो हस्बैंड था वो होटल बिल्स लेके आया, वाइफ के फ़ोन की ऐप की हिस्ट्री लेके आया, होटल रूम्स उसने बुक किए थे, उनकी कुछ चैट्स लेके आया जिनमें वो रोमांटिक बातें कर रहे थे एंड रिगार्डिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑल्सो। उस बेसिस ने कोर्ट पे उनको मेंटेनेंस के लिए डिनाई किया है। और कोर्ट का कहना है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस जैसे चैट्स और फोटोज वीडियोस लाइक होटल बिल्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो हैं उससे हम एक एविडेंस जो है हस्बैंड एक शो कर सकता है कोर्ट को। अगर कोर्ट को वो रेलिवेंट लगता है तो वो उसको कंसिडर ज़रूर करती है। बट उसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, जो चैट्स वीडियोस फोटो होती हैं वो टेम्पर्ड नहीं होनी चाहिए। उसके साथ एक सेक्शन 65 भी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का एक एफिडेविट जाता था, विच इज़ नाउ अंडर द BSA 2023, जो अब एक्ट चेंज हो गया है। वो सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। जिस डिवाइस से वो रिकॉर्ड की गई है वो डिवाइस हमारे पोजेशन में होना चाहिए। इन केस कल को वाइफ उसको डिनाई करती है तो उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए हम उसको FSL भेज के उसका डाटा रिट्राइव करके शो कर सकते हैं। ओके, मतलब इसमें भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है। बिल्कुल सर। और जो आज भी मेंटेनेंस दे रहे हैं इसका कारण ये हो सकता है कि उनके पास इनफ प्रूफ नहीं होंगे उसको बिल्कुल प्रूव सर। करने के लिए। राइट राइट। सो साहिल सर, वैसे तो समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, उसमें से जो एक कुरीति जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा नापसंद है, वैसे कोई से भी जो कुरीति है किसी को पसंद होती नहीं है, वो ये है कि डाउरी, जिसको दहेज, स्त्री धन, बहुत सारे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। डाउरी के को लेकर बहुत सारे ऐसे केसेस निकल कर आए हैं जिसमें फॉल्स एलिगेशन भी होते हैं। डाउरी के केसेस में ऐसा भी होता है कि इंस्टेंट उनको उनके पूरे परिवार वालों को अरेस्ट कर लिया जाता है, उनको जेल में भेज दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती है, पता नहीं कितनी सही है कितनी गलत है। तो डाउरी लॉ के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो आप क्या चाहते हैं कि लोगों को ये बात पता होनी चाहिए? देखिए, डाउरी के लिए कुछ स्पेसिफिक सेक्शन भी हैं जो हमारे CRPC में बेसिकली जो जनरल पब्लिक है 498A के नाम से जानती है। वो सेक्शन अब विच इज़ नाउ 85 ऑफ BNS, जिसमें क्रुएल्टी बाय द हस्बैंड एंड फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताया गया ऑन द डिमांड ऑफ डाउरी। ओके। तो सर उसमें सबसे पहले तो जो है आजकल हम देख रहे, लास्ट ईयर NCRB का डाटा भी आया था जिसमें जो कन्विक्शन रेट था, जो मतलब क्राइम प्रूव हुआ था हस्बैंड एंड रिलेटिव्स के अगेंस्ट, दैट वाज ओनली 15% ऑफ ओवरऑल डाटा, ओवरऑल केसेस। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि एक आर्म ट्विस्टिंग टेक्निक वाइफ्स ने बना ली है और एक्सटोर्शन करने के लिए, हस्बैंड पर प्रेशर बनाने के लिए पूरी फैमिली को ड्रैग कर दिया जाता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने शिवांगी बंसल के केस में एक फैमिली वेलफेयर कमेटी का भी गठन किया और एक 2 मंथ कूलिंग पीरियड का इसमें को इंट्रोड्यूस किया गया कि FIR से पहले एक 2 मंथ कूलिंग पीरियड जो रहेगा। इसमें बेसिकली होता क्या है, वाइफ CAW सेल में अपनी कंप्लेंट फाइल करती है जिसपे FIR इनिशिएट होती है। तो उसमें एक कमेटी बैठेगी, बेसिकली वो लोग एडवोकेट्स ही होते हैं, दे आर डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो उसमें वो पहले काउंसलिंग करते हैं और उस चीज़ को देखते हैं। रिगार्डिंग अरेस्ट मैं कहूँ तो सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है 2014 की, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें अरेस्ट के रिगार्डिंग बताया गया है। तो उसमें 498A के केसेस में अनटिल एंड अनलेस उसके साथ कोई ऐसा सेक्शन इन्वॉल्व नहीं है लाइक 354, 325 या 302, 307, डायरेक्ट अरेस्ट नहीं है, वहाँ पे आपके पास पुलिस बेल के लिए प्रोविज़न है। तो मैं आपके व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि उन्हें डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब उन्हें CAW सेल से या पुलिस स्टेशन से कॉल आता है तो पुलिस स्टेशन जाए, अपनी बात रखें, बिकॉज उसमें पहले मीडिएशन होती है, देन काउंसलिंग होती है, फिर फैमिली वेलफेयर जो कमेटी के मेंबर होते हैं वो उनको गाइड करते हैं, उसके बाद FIR को इनिशिएट किया जाता है। तो लोगों के पास प्रोविज़न है पुलिस बेल का, तो लोगों को डरना घबराना नहीं है इस चीज़ से, और जाए अपनी बात रखे और पुलिस बेल के लिए जा सकते हैं। इन केस उसके साथ कोई ऐसा सेक्शन है, मान लीजिए वाइफ ने सुसाइड कमिट कर लिया है, वाइफ को कोई ग्रीवियस हर्ट हो गया है, उस केस में उनके पास प्रोविज़न है एंटीसिपेटरी बेल का। वो किसी अच्छे लॉयर को कंसल्ट करें, उन्हें उनके सामने अपना केस रख के दे कैन गो बिफोर द कोर्ट और अपनी बेल फाइल करके वो बेल ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द एविडेंसेस। राइट। तो जैसे केसेस की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें ऐसा होता था कि सिर्फ हस्बैंड को नहीं, उनके जो रिलेटिव्स है जो उन सबको भी पुलिस उठा के ले जाती थी। राइट। तो जैसा आपने बताया कि पुलिस को या तो नहीं पता या पुलिस को तो पता ही होगा, लेकिन लोग डर जाते हैं और उनको उठा के ले जाती है। और तो उसके उनको कौन कौन से स्टेप उठाने चाहिए? एक तो आपने बताया कि पुलिस स्टेशन जाए, अपनी बात रख दे, ठीक है। आपने बताया कि अगर वाइफ ने सुसाइड कर लिया हो या फिर सुसाइड अटेम्प्ट किया हो, उसमें इंस्टेंट लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
और क्या क्या ऐसी स्टेप्स या फिर ऐसे कौन कौन से सेक्शन है, आपने सेक्शन को तो बता दिया लेकिन उनको सिंप्लीफाई करके अगर बता देते हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसके केसेस में एकदम इमीडिएटली उनको अरेस्ट कर लिया जाता है उनके फैमिली सर वालों। इमीडिएट अरेस्ट उन केसेस में होता है जहाँ पे कोई और सेक्शन एफआईआर में साथ में लगता है, जैसा कि मैंने बताया डाउरी के केसेस में डेथ होती है, सुसाइड या अबेटमेंट का होता है, कोई ग्रीवियस हर्ट होता है। सर उस केस में सबसे बड़ा अगर कोई प्रिकॉशनरी स्टेप है तो आप एक लॉयर को एंगेज करें जो कंप्लेंट CAW सेल में है उसका एक रिप्लाई दे। और सेकंड थिंग सर वो उसमें साथ में लॉयर को लेके भी जा सकते हैं जिससे उनकी शायद थोड़ी हेजिटेशन या डर कम हो सकता है। सर देखिए केसेस जहाँ पे वाइफ को कोई चोट लगती है जो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आता है, लाइक कोई टीथ टूट गया, कोई जॉइंट फ्रैक्चर हो गया, उस केसेस में डायरेक्ट अरेस्ट के लिए प्रोविज़न है, बट वहाँ पे भी लोग एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि n नंबर ऑफ FIRs हैं जो हाई कोर्ट्स क्वैश कर रहे हैं इन केसेस वेयर फैमिली मेंबर्स विदाउट एलिगेशंस उनके केस में ड्रैग किया जाता है। तो इनफैक्ट हम भी नंबर ऑफ केसेस में गए हैं जहाँ पे फैमिली को ड्रैग किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बॉल्ड एलिगेशन, कुछ भी एलिगेशंस नहीं होते, सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि उन्होंने मुझसे डाउरी की डिमांड की, इन्होंने मुझे मारा पीटा। तो वहाँ पे खुद हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये सिर्फ एक एक्सटोर्शन की टेक्निक है प्रेशर बनाने के लिए। तो वहाँ पे FIR क्वैश होती है, दे कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द हाई कोर्ट और वहाँ पे FIR क्वैश होती है और फैमिली उन चीज़ों से बाहर निकल जाती है। राइट। अब मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा है कि लोग ऐसा क्यों कहते थे कि घर में एक लॉयर एक एडवोकेट या फिर एक डॉक्टर का होना ज़रूरी है आज के सोसाइटी में। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल है। सर, क्योंकि आज हम देखते हैं कि फॉल्स केसेस इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये उन्होंने एक एज अ टूल इसको यूज़ कर रहे हैं अपनी जो माइंडसेट उनका है जो उनको एक्सटोर्ट करना है उसके लिए। राइट, या फिर अपनी कोई सी भी बात मनवाने के लिए। राइट। तो हमने बात की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर ली, हमने डाउरी की बात कर ली। एक टॉपिक है जिस पे मैं पर्सनली चाहता हूँ उसके ऊपर हम बात करें, वो है कि चाइल्ड कस्टडी के बारे में। जब डिवोर्स होते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो बच्चे ही हैं। जी सर। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या प्रावधान है कि बच्चा किसके पास रहे, क्योंकि सबसे पहले बच्चे का वेलफेयर देखना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से भी और कोर्ट के हिसाब से भी। तो आपको क्या लगता है कि किन किन केसों में कस्टडी हस्बैंड को मिलती है, किस केस में वाइफ को मिलती है, और क्या कस्टडी आगे चल के चेंज भी हो सकती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे जो मेन एक्ट है हमारा इसमें वो है गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट। सेकंड हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है। थर्ड हमारा जो है वो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, जिसके तहत कोई भी मदर या फादर कस्टडी के लिए कोर्ट जा सकता है। देखिए कोर्ट का भी यही कहना है कि जो पैरामाउंट जो वेलफेयर वो चाइल्ड का होना चाहिए, बिकॉज जो डिस्प्यूट है वो मदर एंड फादर के बीच है, ना कि किसी चाइल्ड के साथ। इन केसेस में जनरली देखा जाए तो ये जो हमारा लॉ है जेंडर न्यूट्रल है, बोथ मदर एंड फादर आर इंटाइटल्ड टू कस्टडी। लेकिन कुछ केसेस हम देखते हैं जहाँ पे फीमेल चाइल्ड है जिसकी एज कम है, या फिर इनफैक्ट मेल चाइल्ड है बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज है, वहाँ पे मदर को थोड़ी प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन फादर के पास भी राइट रहते हैं, विजिटेशन राइट रहते हैं। एंड इन केसेस वेयर द वुमेन इज़ लिविंग इन एडल्ट्री या उसके पास बच्चे को सपोर्ट करने के लिए, आप मान लीजिए वो वर्किंग है, वो बच्चे की केयर नहीं कर पा रही है और हस्बैंड जो है उसके मदर फादर उसके साथ रह रहे हैं, वो बच्चे की केयर कर सकते हैं, वो बच्चे को अच्छे से रख सकते हैं, उन केसेस में फादर को भी कस्टडी मिल जाती है। इनफैक्ट एक रीसेंट जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट की उस केस को, क्योंकि वो फैमिली मैटर था तो उसका टाइटल नहीं है, इट वाज टाइटल्ड एज N वर्सेस R। ये जुलाई 2025 का एक केस है। ये एक लैंडमार्क जजमेंट थी जहाँ पे कस्टडी पहले फादर को मिल गई थी, बिकॉज उसके मदर फादर उसके साथ रहते थे तो बच्चे का ध्यान रख सकते थे। फादर की इनकम अच्छी थी, बच्चे की वेलबींग के लिए उसको कस्टडी मिली थी। बट 13 साल बाद उसकी कस्टडी फादर से लेके मदर को दे दी गई है। बच्चा जो था वो एंजाइटी एंड डिप्रेशन का शिकार हो गया था, तो बच्चे की वेलबींग को देखते हुए कोर्ट ने उसकी कस्टडी मदर को ग्रांट कर दी है। तो क्या उस केस में ऐसा हुआ था कि उसका कारण डिवोर्स था, उसके डैड थे या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे? वो तो माँ के साथ रह के भी बच्चा डिप्रेशन और एंजाइटी में जा सकता है। सर वो कोर्ट का कहना था कि एक मदर की जो केयर है उसकी उस बच्चे को ज़रूरत थी, उसकी काउंसलिंग हुई थी बाकायदा। तो उसमें जो काउंसलर ने नोट किया वो ये था कि मदर का जो लव एंड अफेक्शन था उस चीज़ से बच्चे का माइंड पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था, जिस वजह से वो एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रहा था। ओके। और उसके वेलफेयर, बच्चे के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए आफ्टर काउंसलिंग ये निर्णय लिया गया कि अगर वो बच्चा अपनी माँ के साथ रहेगा तो बेहतर सिचुएशन में चला जाएगा, सिचुएशन में रहेगा और उसकी हेल्थ ठीक रहेगी। ओके, ठीक है। अब इसी केस में मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर वाइफ एडल्ट्री में है या फिर हस्बैंड भी एडल्ट्री में है, जी राइट,
तो बच्चा किसके पास आएगा? एडल्ट्री मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर Right. वाइफ या हस्बैंड कोई भी है तो उस केस में किसके पास रहेगा सर बच्चा? इस सिनेरियो में स्ट्रॉन्ग चांसेस है हम्म कि अदर जो मान लीजिए अगर वाइफ एडल्ट्री में है हम्म तो बच्चे की कस्टडी जो है वो हस्बैंड को मिलेगी, हम्म बिकॉज जो एडल्ट्री में अगर वाइफ रहेगी या उसने सेकंड मैरिज कर लिया इवन इन दैट केस, हम्म क्योंकि वो बच्चे के माइंड पे इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस हम्म केसेस में दूसरे स्पाउस को जो उसकी कस्टडी है वो मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। राइट। एडल्ट्री प्रूव हो जाने के बाद ही ये बात हो सकती है कि बच्चा किसके पास रहेगा। बिल्कुल अगर वो सर। एडल्ट्री प्रूफ ही नहीं हुई है लेकिन फिर भी वो वाइफ अपने सेकंड पार्टनर के साथ रह रही है बच्चे के साथ, क्योंकि मेंटेनेंस तो हस्बैंड दे ही रहा है बच्चे की भी और वाइफ की भी, जी सर। तो इस केस में क्या दोबारा से हस्बैंड को कोई केस डालना पड़ेगा कस्टडी के लिए? कस्टडी के लिए तो सर केस हमें फाइल करना ही पड़ता है। उसमें वाइफ को उसमें हस्बैंड को पहले एडल्ट्री प्रूव करनी पड़ेगी, तभी वो उस ग्राउंड का फ़ायदा ले पाएगा, ताकि वो वाइफ को मेंटेनेंस देने से भी बच जाए और साथ के साथ वो बच्चे की कस्टडी भी उसे मिल जाए। राइट। तो इसके लिए उसको सारे प्रूफ्स इकट्ठे करने पड़ेंगे बिल्कुल जो जो वो कर सकता है। बिल्कुल आज के टाइम में तो जैसा आपने बताया कि चैट, ईमेल या फिर किसी तरीके का वीडियो फोटोज जो है वो भी अब कोर्ट में मान्यता बिल्कुल मिल सर। गई है उनको भी। बिल्कुल सर। राइट। तो दोस्तों इस तरीके के किस सिचुएशन में आप फंसते हैं तो अपने चैट को संभाल के रखिए, अपने फ़ोटोज़ वीडियोज़ कहीं से भी आपको प्राप्त होते हैं अपने पार्टनर के बारे में तो उनको ज़रूर से ज़रूर बचा के रखें अपने पास, आपके ज़रूर काम आएंगे वो। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। एडल्ट्री जो है उसमें कोर्ट का कहना है कि सिर्फ एक इमोशनल किसी के साथ कनेक्ट होना वाइफ या हस्बैंड का, वो एडल्ट्री नहीं है। सिर्फ एक सिंगल सेक्सुअल इंटरकोर्स होना भी एडल्ट्री नहीं है, उसके लिए आपको एक रिपीटेड एक्ट्स चाहिए होते हैं। ऐसे केसेस थे जहाँ पे वाइफ या हस्बैंड किसी थर्ड पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्ट थी, सिर्फ बातचीत चल रही थी, उस बेसिस पे कोर्ट ने उसको एडल्ट्री नहीं माना है। इनफैक्ट एक सिंगल इंस्टेंस है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स का, दैट इज़ ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज एडल्ट्री। उसके लिए रिपीटेड इंस्टेंस चाहिए जो हमें कोर्ट में प्रूफ्स के साथ प्रूव करना पड़ता है। अच्छा, मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं ये कहूँ कि अगर किसी हस्बैंड या किसी वाइफ ने वन नाइट स्टैंड कर लिया तो वो एडल्ट्री में काउंट वो नहीं होता। एडल्ट्री में काउंट नहीं होता है। तो इससे हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज जाएगा? ठीक कि है, रिपीट मैं ये नहीं चाहता कि आप इसका कोई गलत फ़ायदा उठाए आप। ठीक, रिपीटेड एक्ट का मतलब ये है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में आ चुके हो यस मेंटली या फिर फिजिकली, यस वो रेगुलरली हाँ वो रेगुलरली अगर हो रहा है उससे आपके रिलेशनशिप यानी पर्सनल रिलेशन बॉदर हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो इस ये एडल्ट्री में आता है। यस राइट। यस। और वो जो एक बार जो एक्ट हो गया वो उसको क्या माना जाएगा? वो एक सिंगल इंस्टांस है, उसको एडल्ट्री में हम एज अ एडल्ट्री नहीं काउंट करेंगे। सोशल लाइफ में कंसिडर किया जा सकता है लेकिन लॉज के अकॉर्डिंग वो एडल्ट्री में काउंट यस नहीं वो होता। वाइफ का एक कंडक्ट दिखा सकते हैं हम। डाइवोर्स केसेस में वो चीज़ हमारे बेनिफिट में जा सकती है कि उससे वाइफ का एक कंडक्ट दिख सकता है, हस्बैंड का एक कंडक्ट हम दिखा सकते हैं कि ही इज एंगेज विद समवन अदर पर्सन, ऐसे ऐसे है, वो उस चीज़ में हमारी हेल्प कर सकता है। राइट राइट। ठीक है। सर अब बात कर लेते हैं एक लॉ जिसके बारे में मैं चाहता था बहुत टाइम से बात करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि हम बात करें रेप लॉज के बारे में। जी सर। तो आमतौर पे ये देखा गया जितनी भी मेट्रो सिटीज़ है इसमें जो रेप केसेस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों को इनके बारे में अवेयर होना भी ज़रूरी है। साथ ही साथ में मैं इसके बारे में भी जानना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो एफआईआर तक पहुँच पाते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो एफआईआर तक नहीं भी पहुँच पाते। उसका कारण है कि कोई भी इंसान कोई भी व्यक्ति लॉज में फंसना नहीं चाहता, क्योंकि हमारी जो भारत का संविधान है वो जटिल भी है और लचीला भी है। राइट। इस कॉम्प्लेक्सिटी में कोई घुसना ही नहीं चाहता। तो उसको थोड़ा सिंपल शब्दों में अगर आप बता दें, अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो या फिर अगर किसी के साथ भगवान न करे आगे कभी होता है तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लॉज तक आने या फिर पुलिस तक जाने में घबराना नहीं चाहिए। इन सब चीज़ के बारे में अगर खुल के बात करेंगे तभी लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचेगी कि जितना हम इसको दबाएंगे ये उतना ही बढ़ता चला जाएगा समाज में। देखिए हमारी जो सोसाइटी है उसमें एक लोगों ने अपना ना माइंडसेट बना लिया है कि रेप विक्टिम्स को वो एक अलग नज़र से देखते हैं। बिल्कुल सही। इस वजह से जो विक्टिम्स होते हैं वो काफ़ी डरते हैं कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो रिवील हो जाएगी, सब लोग मुझे एक गलत नज़र से कल्प्रिट की देखेंगे। नज़र से देखेंगे और उसका उन सभी लोग उसको एक अलग तरह से ट्रीट भी करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे केसेस में इन कोर्ट्स की गाइडलाइन है कि इनफैक्ट विक्टिम की जो आइडेंटिटी है वो रिवील भी नहीं होती है। केसेस के जो टाइटल्स हैं वो तक नहीं लिखे जाते। लाइक अगर किसी का नेम आर से शुरू हो रहा है तो आर वर्ड तक यूज़ नहीं किया जाता। एक्स एक्स करके और वर्सेस स्टेट जो भी केस का टाइटल होता है वो होता है। कोई भी एफआईआर में नाम या एड्रेस मेंशन नहीं होता है, कोई भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। इवन जो कोर्ट में विटनेस एज अ विटनेस जब विक्टिम स्टेप करती है तो उसको एक पर्दे के पीछे रखा जाता है, उसकी
ताकि, और कोर्ट में इन कैमरा प्रोसीडिंग होती है, बाकी अदर केसेस के जो एडवोकेट एंड पार्टी होती है उनको कोर्ट में भी नहीं रखा जाता है। तो लोगों को इस चीज़ से नहीं डरना चाहिए कि मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी या ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, लोगों को इसके लिए आगे आना पड़ेगा। मान लीजिए आज एक लड़की इस चीज़ की विक्टिम बनी है, अगर उसने स्टेप नहीं लिया और जो एक्यूज है वो बाहर खुला घूम रहा है, तो वो इंस्टेंस कभी किसी और लेडी के साथ भी होगा। तो इसके लिए हमें खुल के उसके लिए आगे आना चाहिए और कंप्लेंट करनी चाहिए, ना कि ये सोचते हो कि मेरी आइडेंटिटी लोगों के सामने रिवील हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए पुलिस एंड कोर्ट्स प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। तो साहिल जी, स्टार्टिंग से बात करते हैं कि अगर कोई रेप विक्टिम है तो उसके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है तो उसको फर्स्ट स्टेप क्या उठाना चाहिए? सर, सबसे पहले तो उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में अप्रोच करना चाहिए। वहाँ पे उन्हें एक फीमेल एसआई रैंक लेवल की जो आईओ है वो अपॉइंट होंगी, जिनको वो अपनी कंप्लेंट या तो रिटर्न में देंगी या उनसे लिखवाएंगी अपनी कंप्लेंट। वहाँ पे आईओ थोड़ी सी एक प्री इन्वेस्टिगेशन करेगी एंड देन शी विल प्रोसीड विद द एफआईआर। रही बात आइडेंटिटी की, तो आईओ विल डेफिनेटली नो कि आपकी क्या आइडेंटिटी है, बिकॉज उसको आपके वेयर अबाउट्स पता होने चाहिए। लेकिन वो फाइल में कहीं भी रिटर्न में नहीं आएगा। जो रिटर्न में जो पार्ट रहता है वो सिर्फ पुलिस ऑफिशियल रिकॉर्ड में रहेगा या कोर्ट रिकॉर्ड में रहेगा। उसको जनरल पब्लिक का कोई एक्सेस नहीं होता है उस रिकॉर्ड को। ओके। और मेडिकल एग्जामिन के लिए भी आईओ लेकर जाएंगे या फिर? यस, बिल्कुल बाकायदा। इसमें जो फीमेल आईओ अपॉइंट होती है वो ही मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए विक्टिम को लेकर जाती है, और जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो भी पुलिस फाइल एंड कोर्ट फाइल का रिकॉर्ड होती है, जिनका एक्सेस पब्लिक को नहीं होता है। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि मेडिकल रिपोर्ट टेम्पर्ड हो जाए, तो जब रेप हुआ है और तब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई भी ऐसी सबूत है जो फिर मिटे ना? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही कोई ऐसा इंस्टेंस होता है, तुरंत या पुलिस स्टेशन जाए, या आप चाहें तो डायरेक्ट किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाए या प्राइवेट में भी। वहाँ पे इनफैक्ट जो डॉक्टर या स्टाफ होता है वो भी खुद पुलिस को कॉल कर देते हैं और डॉक्टर्स उसकी एमएलसी प्रिपेयर करते हैं। तो जितना जल्दी आपकी एमएलसी प्रिपेयर होगी, एंड मैं कहूँ कि एटलीस्ट आपको 24 घंटे के अंदर अपना मेडिकल करा लेना चाहिए, ताकि मेडिकल रिपोर्ट में सारी चीज़ें क्लियर आ जाए। वहाँ पे पुलिस भी प्रेजेंट होती है, तो टेम्परिंग के ऐसे कोई चांसेस रहते नहीं है। अगर आपको इन केस लगता है कि आपकी यहाँ पे जो मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं वो प्रॉपर नहीं है, तो आप किसी अदर हॉस्पिटल में खुद जाके भी अपना एमएलसी जो है वो प्रिपेयर करवा सकते हैं। राइट। तो अभी तक हमने जो बात की कि विदाउट कंसेंट किसी के साथ सेक्स हो गया या फिर किसी ने ज़बरदस्ती से के साथ कर लिया, और तो वो रेप कंसीडर करेंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ ऐसे रिलेशनशिप के बारे में जिसमें लड़का और लड़की एक रिलेशनशिप में आते हैं और कुछ टाइम के बाद एक दूसरे के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगाते हैं कि इसने मेरे को प्रॉमिस किया था कि मेरे साथ शादी करेगा, या फिर कुछ भी ऐसा फॉल्स एलिगेशन लगा के और वो रेप केस डाल देते हैं। तो इसके बारे में हमारे लॉज क्या कहते हैं? देखिए, रेप को तो आपने खुद ही डिफाइन कर दिया, दैट इज अगेंस्ट अ कंसेंट और विशेस ऑफ अ पर्सन। देखिए, प्रॉमिस ऑफ मैरिज और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज में एक थिन लाइन का डिफरेंस है। प्रॉमिस ऑफ मैरिज इज दैट कि किसी पर्सन ने अपने एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को एज अ मैरिज का प्रॉमिस किया और उसके बाद उनके बीच कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ। प्रॉमिस ऑफ मैरिज, इट इज़ अ प्रॉमिस ऑफ मैरिज अनटिल एंड अनलेस वो शादी के लिए लोग जा रहे हैं। लेकिन कई केसेस में हम देखते हैं कि लोग शादी का प्रॉमिस करते हैं, खासकर जो यंग बच्चे होते हैं, टेंडर एज में होते हैं, वो लोग अपने पार्टनर को प्रॉमिस करते हैं दैट वी विल गेट मैरिड, और वो फिजिकली इंगेज हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो प्रोमिसेस टूट जाती है। तो उन केसेस में क्या होता है कि लड़की फिर पुलिस या कोर्ट को अप्रोच करती है और उन केसेस को फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज में ट्रीट किया जाता है, जिसका एक स्पेसिफिक सेक्शन हमारे बीएनएस में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। देखिए, ऐसी सिचुएशन में मैं बताना चाहूँगा कि वैसे जनरली तो मैं कहूँगा कि किसी को आप ऐसा फॉल्स प्रॉमिस करे ही ना। केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे प्रॉमिस जेन्युइन होता है, लेकिन बाद में सिचुएशन या कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो उस प्रॉमिस को लड़का या लड़की फुलफिल नहीं कर पाते। तो उन केसेस में होता क्या है कि किसी का बिहेवियर चेंज हो गया है, कुछ फैमिली टर्म्स ऐसे चेंज हो गया है। इनफैक्ट रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि एक प्रॉमिस ऑफ मैरिज ड्यू टू चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस, उसको एज अ फॉल्स प्रॉमिस या उसको एज अ रेप का बैनर नहीं दिया जा सकता है। तो वहाँ पे कोर्ट का कहना था कि इनिशियल स्टेज पे जो था वो प्रॉमिस ऑफ मैरिज वो बिल्कुल ठीक था, बाद में ड्यू टू चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ द अदर पर्सन वो प्रॉमिस जो है वो फुलफिल नहीं हो पाया, तो उसको एज अ रेप या फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज हम कंसीडर करेंगे ही नहीं। तो साहिल जी, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ही सिंपल शब्दों में हमारे दर्शकों तक पहुंचा दिया, तो इसके लिए धन्यवाद। और आशा और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके के ज़बरदस्त पॉडकास्ट हम और करते रहेंगे आपके साथ। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं
जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जिसके बारे में दर्शक जानना चाहते हैं, जी सर। तो ज़रूर से ज़रूर दोबारा एक और पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे और बहुत सारे पॉडकास्ट करेंगे, राइट। तो दोस्तों ये थे साहिल राणा जी, एडवोकेट साहिल राणा जी। और आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है जिसमें आप चाहते हैं कि साहिल सर की किसी तरीके की मदद लेना, तो मैं इनकी जो डिटेल्स है अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से ज़रूर मेंशन कर दूंगा। और इसी तरीके के लीगल नॉलेज वाले पॉडकास्ट अगर आप एंजॉय करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर मेंशन कर दें कि नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किस टॉपिक पे चाहते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।